भारत के पड़ोसी नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। ये तस्वीर नेपाल में वामपंथ के खात्मे की है। पिछले 17 सालों में नेपाल में 15 बार सरकार गिर चुकी है। यानी 100 में से 60 नौजवान, जिनको हम जेन जी कहते हैं, 15 से 25 साल की उम्र के, उनके पास रोजगार नहीं है। ये दूसरी बड़ी चीज जो इनको तंग कर रही है। और तीसरी, महंगाई। वहां का एग्रीकल्चर खत्म हो गया है। चीन और अमेरिका की लड़ाई में म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में तो सत्ता परिवर्तन हो ही चुका है, लेकिन अब इस लिस्ट में नेपाल भी शामिल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उनके साथ 4-5 और मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो नेपाल की यूथ ने लिया है। एक ही देश है इस पूरे एरिया में जो एक चमकता हुआ सितारा है स्थिरता का, वो भारत। और ये चीज कहीं ना कहीं यूएस जैसे देशों को भी चुभ रही है ना। भारत का डेवलपमेंट। ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है, और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो, आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ क्यों हुआ, उसकी वजह ये थी कि नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कुछ ही दिनों में दंगा इतना भड़क गया कि आज वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक वो प्लेन से दुबई भाग गए हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था। पीएम मोदी ने नेपाल के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां से आने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पैनिक में आकर वहां से लोग भारत में घुस सकते हैं, जिस वजह से बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में घुसने का मौका मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि नेपाल की तरह कुछ महीनों पहले भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी इस्लामी जमातों ने शेख हसीना को धक्के मारकर भगाया था, जिसके बाद हिंदुओं का बांग्लादेश में जीना मुश्किल हो गया और तालिबानी सोच आ गई। कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका या चाइना जैसी बड़ी ताकतों का हाथ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने की खबर आ रही थी, जिसका बहाना बनाकर लोग केपी शर्मा ओली के खिलाफ हो गए, जिसका सीधा संबंध एससीओ समिट से है। नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप बुलाते हैं बहुत अच्छा लगता है। काफी कुछ हो रहा है दुनिया में। इधर भी आग लगी है, उधर भी आग लगी है, जहां देखो उधर आग लगी है। जिसको देखो वो ठोक रहा है एक दूसरे को। चलिए, पागल हो गई ये दुनिया। अच्छा है कि मेरी 74 साल की उम्र है, बहुत जल्दी चला जाऊंगा। मैं नहीं देखना चाहता ये सब कुछ। ये सब मत बोले सर। जेलेंस्की क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। गाजा में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन हमारे बिल्कुल पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं वहां कई बार गया हूँ, वहां के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई है, रहा हूँ वहां कुछ समय। कभी पोस्टेड नहीं था, बट आई बीन विजिटिंग। एक तो पहले मुझे वो देश बहुत पसंद है, मेरे बहुत से मित्र हैं उस देश के और भारत से बहुत प्यार करते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का मानना है कि बेसिकली ये दंगा शुरू हुआ है कि यंग लोग वहां के भड़क गए थे, क्योंकि आप लोगों ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रतिबंध लगा दिया। सरकार डर गई थी कि ये जो यंग पीपल है, जिसे आप जेन जी कहते हैं, ये पहली जेन जी रेवोल्यूशन हो रही है। जनरेशन जेड, नौजवान जिनकी उम्र 15 से 25 तक है। मैं तो जेन ए का हूं ना, एंशंट, पुराने ख्यालों के। तो ये जो जेन जी वाले हैं, इन लोगों ने देखा कि वे हमारी जो कम्युनिटी जो है यंग पीपल की, हम एक्सचेंज करते थे इंफॉर्मेशन, उसको इन्होंने बैन कर दिया। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया तो एक दूसरे से बात कैसे करोगे? मिसाल के तौर पे हर महीने हजारों नेपाली चले जाते हैं देश छोड़ के, क्योंकि वो अपना भविष्य वहां नहीं देखते। हमारा एक पड़ोसी है आतंकिस्तान, उसका पता नहीं दूसरा नाम क्या है, वहां से भी लाखों की तादाद में लोग हर साल भाग जाते हैं, बिकॉज दे सी नो फ्यूचर। वो चाहते हैं कि हम विदेश में जाएं, कुछ पैसे बनाएं, कुछ करें, यहाँ पे तो कोई भविष्य है नहीं। तो नेपाल की भी यही हालत है, बहुत से लोग चले जाते हैं। फिर भारत में फौज में उनके भर्ती होते थे, फिर जब से अग्निवीर सिस्टम शुरू हुआ है तो वहां पर भी भर्ती कुछ कम हो गई है। अब मेरा मानना है कि ये लोग जिन्होंने ये आंदोलन किया है, काफी देर से ये परेशान थे। 3 मेन चीजें हैं जो इनको नाराज कर रहे। सबसे पहला है भ्रष्टाचार। मैं वहां गया हूं बेटा, यू कांट इमेजिन कि कितना भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्ट देश है वो। सरकारी अस्पताल में जाओ, जहां पर एडमिशन फ्री है, डॉक्टर कंसल्टेंसी फ्री है, मेडिसिन फ्री है,
वो भी घूस मांगेगा। स्कूल में जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए, वो घूस मांगेगा। और कुछ काम कराना है सरकार में कहीं जाके, कैन यू बिलीव दिस, आप अगर किसी शहर में रहते हैं, आप अपनी बिजली का बिल जमा कराने जा रहे हैं तो वो घूस मांगेगा, मैं नहीं करूंगा, बिजली काट दूंगा तेरी। Now with this level of corruption, naturally young लोग नाराज। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यू आर नॉट वर्किंग टू योर पोटेंशियल, जो आप कर सकते थे आप वो नहीं कर रहे, उससे बहुत कम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है 20% है अनएम्प्लॉयमेंट, झूठ बोलते हैं, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती हैं। माई फिगर्स जो मेरे दोस्तों ने बताया, मेरी नेपाल में उनसे बात होती रहती है, इंटरेस्टिंगली व्हाट्सएप पे कहते हैं प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन व्हाट्सएप पे तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वहां से, हो सकता है वो कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो वहां पर इट्स क्लोजर टू 60%, यानी 100 में से 60 नौजवान, जिनको हम जेन जी कहते हैं, 15 से 25 साल की उम्र के, उनके पास रोजगार नहीं है। ये दूसरी बड़ी चीज जो इनको तंग कर रही है। और तीसरी, महंगाई। जय हिंद दोस्तों, मैं जो गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अभी आपके टेलीविजन पे आ रहा होगा कि नेपाल में आग लग गई, काठमांडू पे भूकंप सा आ गया, केपी शर्मा ओली गायब हो गया, पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है, राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया, और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने ये बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते, अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। नेपाल पुलिस ने साफ मना कर दिया, इसलिए फौज को बीच में आना पड़ा। अब एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठा के वहां पे मंत्रियों को गायब कर रही है। दोस्तों, कुछ साल पहले चलना पड़ेगा ये समझने के लिए कि नेपाल में हुआ क्या है, और शायद एक वीडियो में मैं समझा भी ना पाऊं, लेकिन एक इंसिडेंट, एक वाकया मेरे दिमाग में ऐसे फंसा हुआ है, और उस वाकये के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, 30 जून 2020 रात 9:42 मैंने एक ट्वीट करा था। मैंने ये बोला था कि द चाइनीज एम्बेसडर इन काठमांडू, हाउ यांग की, इज कंट्रोलिंग केपी शर्मा ओली। मैंने बाद में यह भी समझाने की कोशिश करी, बाद में टेलीविजन के इंटरैक्शन के दौरान, कि द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी, दिस मैन केपी शर्मा ओली इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मुझे इतना बोला, आपने हनी ट्रैप वर्ड कैसे यूज करा, आपने ये कैसे करा, आपको शर्म नहीं आती, आपको ये नहीं आती। बॉस, आज 5 साल के बाद वो ट्वीट मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखो। जिस लोग ने नीचे कमेंट्स में मुझे उल्टा सीधा बोला था, ये देखो मेरा ट्वीट। ये जो गेम चल रहा है ना दोस्तों नेपाल में इस वक्त, आग लगी हुई है, ये इसी आदमी की बेवकूफी की वजह से है, केपी शर्मा ओली की वजह से। ही हैज कॉम्प्रोमाइज्ड हिमसेल्फ टू सच एन एक्सटेंट दैट ही इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजिंग, इसलिए वहां पे सब गेम्स हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली जब दुम दबा के भाग गया है, ये बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, ये चाइना का पिट्ठू है, और ये बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो, आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। घेर ली जमीन, उसको चाइना बना दिया, लोगों को बोल दिया कि आज के बाद तुम नेपाली नहीं, तुम चाइनीज हो। दे टुक अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है।